हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमने प्रिपरेटरी प्रोसेस से उठाया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ब्लीचिंग से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लीचिंग प्रोसेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्या प्ले रोल करता है ये भी समझ लीजिए कि जो हमारा कलरिंग मैटर होता है, जो कि नेचुरल कलरिंग मैटर होता है, जैसे हमारे कपड़े जब हमारे ग्रे कपड़े होते हैं जब हमारे इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके ऊपर हम स्कोरिंग करते हैं कि जिससे उससे ऑयल वैक्सेस जो भी इम्प्योरिटीज है, डर्ट है, डस्ट है, वो सब रिमूव हो जाए। बट जैसा कलर हम देखते हैं जब हम अपने ग्रे कलर का कपड़े को स्कोर कर लेते हैं, स्कोरिंग कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि कपड़े में कुछ येलो इनिश टाइप है, मतलब पीलापन है। उस पीलेपन को नेचुरल कलरिंग मैटर बोलते हैं। उस पीलेपन को या दाग धब्बे को हमें हटाना पड़ेगा। तो उन दाग धब्बों को हटाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं। तो ब्लीचिंग प्रोसेस होता क्या है? टू रिमूव द नेचुरल कलरिंग मैटर फ्रॉम द फैब्रिक इज नोन एज ब्लीचिंग प्रोसेस। ठीक है। तो अब ब्लीचिंग प्रोसेस करता क्या है? हमारे फाइबर को व्हाइट कर देता है। येलो से क्या कन्वर्ट कर देता है? व्हाइट फॉर्म में। अब ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस है ये जनरली दो टाइप्स के होते हैं, हमारा ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। तो बाकी हमने ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट के बारे में मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, जैसा कि हमने H2O2 के बारे में बात किया है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात किया है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये क्या होता है, इससे कैसे ब्लीच करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका नाम याद रखिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट, नॉट क्लोराइड, दिस इज क्लोराइट। ओके, सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, NaOCl, NaOCl, NaOCl। याद करिए, फॉर्मूले को याद करिए, नाम को याद करिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट, और फॉर्मूला हो जाएगा NaOCl। ओके, अच्छा क्या होता है ये, कैसा ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है? सबसे पहले ये क्या है आइए बात कर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट। ये कैसा एजेंट है? ये ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। क्लियर? दैट्स मींस, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? तो यहां पर लिखा हुआ है नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब इसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगा, दो नेसेंट ऑक्सीजन डिकम्पोज, मतलब डिकम्पोज कर देगा। मतलब किसको डिकम्पोज करेगा? देखिए, डिकम्पोज या डैमेज कर देना, डिकम्पोज मतलब निकाल देना, ऐसा समझिए कि निकाल देना। डिकम्पोज कलरिंग मैटर, जो हमारे फैब्रिक में कलरिंग मैटर होंगे उनको वो क्या कर देगा? निकाल देगा कंप्लीटली, पूरी तरीके से, इनटू सिंपलर कंपाउंड। और किस कंपाउंड में तोड़ देगा? सिंपल छोटे कंपाउंड्स में तोड़ देगा, विच कैन बी वॉश्ड अवे ड्यूरिंग वॉशिंग। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारे कपड़ों पे ये जो कलरिंग मैटर लगे होंगे, उन कलरिंग मैटर को ऑक्सीजन क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज का मतलब तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा तो वो जो टुकड़े होंगे उनको जब हम धुलेंगे, हम अपने कपड़ों को धुलेंगे, तो वो टुकड़े क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। मतलब वो जो कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? वॉश आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और हमारा कपड़ा कैसा हो जाएगा? ब्लीच हो जाएगा और कपड़ा सफेद दिखने लगेगा। क्लियर? ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। ये क्लियर? आप जब लिखिएगा, पेपर में लिखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है प्रोसीजर, ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, बात कर लेते हैं आगे। इट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड। ये कैसा टाइप का लिक्विड है? जैसा कि हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा है और जैसा कि हमने H2O2 के बारे में पढ़ा है, तो H2O2 हमारा क्या रहता है? कलरलेस लिक्विड फॉर्म होता है, कलरलेस लिक्विड फॉर्म का होता है। क्लियर? उसमें कोई कलर नहीं होता। बट हम अगर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा पाउडर के फॉर्म में आता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसके फॉर्म में आता है। बट यहां पर जो हमारा ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है, पहचानने का क्या तरीका होता है? इट इज ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीनिश मतलब हल्का सा येलो इस टाइप के कलर आएंगे, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं? हाइपो ब्लीच बोलते हैं। मतलब इंडस्ट्री में हाइपो ब्लीच के नाम से सोडियम हाइपोक्लोराइट को जाना जाता है। क्लियर? सोडियम हाइपोक्लोराइट को किस नाम से जाना जाता है? हाइपो ब्लीच के नाम से। ओके, आगे बात कर लेते हैं किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हम सोडियम हाइपोक्लोराइट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट को जनरली प्रिपेयर करने के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है, तीन तरीके हैं। पहला कंपोनेंट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखिए, पहला जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला की बात करें तो लिखा हुआ है पासिंग गैसियस क्लोरीन। क्लोरीन गैस को पास करते हैं, Cl2 गैस को पास करते हैं इनटू अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कौन? कास्टिक सोडा। कौन सा? कास्टिक सोडा। याद करिए ये सब। जब हम कास्टिक सोडा में क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लोरीन गैस। जब हम कास्टिक सोडा में क्या इंक्लूड करते हैं? क्लोरीन गैस। जब हम डालते हैं, या क्लोरीन गैस हम जब
ट्रांसफर करते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखिए यहाँ पे बन रहा है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, और यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा होगा और इसके साथ क्या बन रहा है H2O बन रहा है। क्लियर, ये हमारा जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट। यही हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि ब्लीच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, अब बात कर लेते हैं, जब हम ये क्रिया कर रहे हैं, ये जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जब नीचे की तरफ बैठ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, अलग से फिल्टर कर लेंगे, हमारा नमक बाहर हो जाएगा और हमारा ये लिक्विड बाहर हो जाएगा। क्लियर, मतलब अलग अलग कर देंगे। क्लियर, कैसे करते हैं समझ में आ गया। जब हम कास्टिक सोडा में क्लोरीन गैस को का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर मिलता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नीचे सेपरेट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाता है। बैठने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद हम अपने लिक्विड को बाहर कर देंगे, लिक्विड को अलग कर देंगे और सॉलिड को अलग कर देंगे। क्लियर, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या निकलता है, यहां पे देखिए ये जो प्रोसेस होता है जब हम इन दोनों का प्रोसेस करवाते हैं तो इन दोनों के प्रोसेस से गर्मी निकलती है, मतलब हीट निकलता है। हीट निकलने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल रिएक्ट करने के बाद अपने आप गर्म हो जाते हैं या फिर हीट जनरेट होता है, तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर, अब ये जो रिएक्शन होता है इसमें देखिए क्या बन रहा है, इसमें जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये आपको दिख रहा है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसमें जो क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए वो लगभग 14 से 15% अवेलेबल क्लोरीन होता है। 14 से 15% अवेलेबल क्लोरीन होता है। अब ये अवेलेबल क्लोरीन का क्या मतलब है, देखिए भाई साहब सिंपल सा समझिए, जितना उसमें क्लोरीन अवेलेबल होगा उसमें उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब समझ रहे हो, वो उतना ही ज्यादा और अच्छे तरीके से कपड़े को व्हाइट करेगा। अब ये देखो, ये जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं ऑक्सीजन से। यहां पर जो हम स्ट्रेंथ नापते हैं, मतलब जो हमारा ये जो लिक्विड है, लिक्विड का जो स्ट्रेंथ नापते हैं वो हम उसके क्लोरीन के अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन के हिसाब से नापते हैं, मतलब कि जितना क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होगा। तो क्लोरीन की मात्रा होनी कितनी चाहिए, यहां पर जो क्लोरीन की मात्रा हमारी निकलती है वो लगभग 14 से 15% तक अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा निकलती है, और निकलनी भी चाहिए। और इतना निकलने के मतलब है कि अवेलेबल क्लोरीन का मतलब है उतना ज्यादा उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है। क्लियर, जितना ज्यादा अवेलेबल क्लोरीन होगा उतना ही ज्यादा उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो उतना ही अच्छे और जल्दी तरीके से ब्लीच करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर हमारा NaOH जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता है तो यहां पर हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका कुछ मिसयूज है, इसका कुछ काम है, कुछ हमें थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस है, तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं ये सब हम अभी बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर समझ में आ गया होगा, अवेलेबल क्लोरीन, कितना अवेलेबल क्लोरीन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं, मतलब इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैं चीजें डालना चाहता हूँ वो चीजें हो नहीं पाती हैं, बट तब भी मैंने 14 से 15% तक हम क्या करेंगे, अवेलेबल क्लोरीन हमारा होना चाहिए। ओके, दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है देखिए एडिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या तो आप सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, या सोडियम सल्फेट ले लीजिए, या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कोई एक लेना है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां पे लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ या तो इसको ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए, या फिर इसको ले लीजिए, किसी भी कंपोनेंट को ले लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर के साथ आप किसी भी कंपोनेंट को लेकर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड बना सकते हैं। क्लियर, आगे लिखा हुआ है तीसरा जो हमारा है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब समझ रहे हैं नमक का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आपने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा होगा कि जो दो हम रॉड ले लेते हैं, दोनों को करंट से कनेक्ट कर देते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड को बना सकते हैं, और यहां पर बनाने वाली प्रक्रिया को ब्राइन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन प्रोसेस या ब्राइन मेथड बोल सकते हैं, ब्राइन प्रोसेस बोलिए तो बेहतर होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड किस मेथड से करते हैं, ब्राइन प्रोसेस से करते हैं। जनरली जो हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, ये हमारा फर्स्ट मेथड यूज होता है, पासिंग ऑफ गैसेस क्लोरीन इनटू द कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाते हैं। अब इतनी चीजें तो क्लियर हो गई।
अब ये चीजें क्लियर हो गई, लेकिन आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड किस कंडीशन में रहेगा, किस कंडीशन में रहेगा, मतलब कि जैसे मैं कोई चीज बना रहा हूं, तो अब मेरे को कोई चीज बना रहा हूं, तो उस चीज का ध्यान भी रखना है ना कि ये चीज खराब ना हो, इस चीज को खराब, जैसे आप कोई भी सब्जी वगैरह बना लेते हैं, घर पे सब्जी बना लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि नहीं ये सब्जी थोड़ी सी टेस्टी हो गई तो मैं इसको बाद में भी खा लूं, तो बाद में खाने के लिए आप क्या करते हैं, या तो उसको फ्रिज में रखेंगे, या तो आप उसको फ्रिज में रखेंगे, यही कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, या तो आप उसका टेम्परेचर गिरा दीजिए, टेम्परेचर गिराने का मतलब उसको ठंडा करके रखिए। ठीक, तो इन चीजों के लिए हमें अपने सोडियम हाइपोक्लोराइड की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए, कि हमारे पास इतना अवेलेबल क्लोरीन हो, इसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए हमें कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन पर आज हम बात करने वाले हैं। यहां पर देखिए, सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ NaOH एट दिस कंडीशन, मतलब ये जो NaOCl है, ये बहुत नखड़ेबाज है। अब ये नखड़ेबाज क्या है? नखड़ेबाज होने का मतलब, अगर इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर मिला या थोड़ा सा भी pH इधर उधर मिला, तो ये क्या करेगा, अपने आप को खो देगा, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देगा, वो खो देगा। तो इसको बचाए रखने के लिए हमें मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन पहले ये देखिए कि ये किन किन चीजों से खराब हो जाता है, मतलब किन किन चीजों की वजह से ये सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है। सेल्फ डिकम्पोज होने का मतलब, सेल्फ मतलब खुद, और डिकम्पोज होने का मतलब खराब होना, तो सेल्फ खराब हो जाना। तो सेल्फ खराब होने से, सेल्फ खराब क्यों हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, ये पहले जानिए, और क्यों नहीं होना चाहिए, क्या है इसके बचाव के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। तो सेल्फ डिकम्पोजिशन यहां पे लिखा हुआ है, वर्ड अगर आपको क्लियर होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है सेल्फ डिकम्पोजिशन, खुद से खराब जो हो रहा है उसका क्या क्या कंडीशन है, कि क्या क्या रीजन है कि ये खुद खराब हो जा रहा है। तो पहला, increase as the temperature is increased at a given pH, मतलब increase as the temperature is increased at a given pH, मतलब अगर इस यहां पर इसको छोड़िए, यहां पे देखिए, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं, मतलब NaOCl का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एट गिवन पीएच, मान लीजिए कि आपने 6 का पीएच रखा है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी कि आपने पीएच कितना रखा है, 6 का। अब पीएच 6 पर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप इसके टेम्परेचर को 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, तो अब इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सेल्फ डिकम्पोजिशन का मतलब NaOCl अपने आप को क्या कर देगा, खोने लगेगा, अपने आप को खराब करने लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सेल्फ डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब NaOCl क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब खराब हो जा रहा है। क्लियर, समझ में आया? तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। आगे लिखा हुआ है, इज मैक्सिमम एट pH 7, अगर आपके NaOCl का pH 7 होगा तो इस समय सेल्फ डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा होगा। ये चीज याद रखिएगा, अगर आपके सोडियम हाइपोक्लोराइड का pH अगर 7 है या 7 के आसपास है, तो इसका मतलब कि उस टाइम सबसे ज्यादा खराब होने का चांस है, सबसे ज्यादा और सबसे तगड़े तेजी से खराब हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि आपका NaCl पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा या डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर, सेल्फ डिकम्पोजिशन पे ध्यान देना है। पहला, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, दूसरा आपको पीएच मेंटेन करके रखना है। तो पीएच देखिए, अगर आपका 7 है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, देखिए यहां पे डिकम्पोजिशन क्या है, मैक्सिमम है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज एज द पीएच, डिक्रीज मतलब घट जाएगा, पीएच के घटने पर, डिक्रीज एज द पीएच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द वैल्यू। अगर आप पीएच को या तो बढ़ाइए या तो घटाइए, ये तो डिक्रीज का है, ये डिक्रीज है, सेल्फ डिकम्पोजिशन डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा, जब आप पीएच को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 4.6 to 8, मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपको एक पीएच दे दिया गया है 4.6 to 8, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप 4.6 से कम ले गए, अगर आप 4.6 से बढ़ा दिए, मतलब 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो भी आपका डिकम्पोजिशन थोड़ा थोड़ा घट जाएगा, लेकिन 7 पे सबसे मैक्सिमम होगा। फिर 8.8 पर ले जाएंगे, 8.8 मतलब धीरे धीरे बढ़ाइए, या तो आप अपने पीएच को बढ़ाइए या तो आप अपने पीएच को घटाइए, तो भी आपका सेल्फ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब सेल्फ डिकम्पोजिशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घटता जाएगा। क्लियर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है। 7 पे मैक्सिमम होता है, अब क्या पढ़ा मैंने, 7 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन आप 7 से अगर 6 पे जाएंगे
तो कम हो जाएगा, डिकम्पोजिशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर 7 से अगर आप 5 पे जाएंगे तो डिकम्पोजिशन और कम हो जाएगा। 7 से अगर आप 4 पे चले गए तो डिकम्पोजिशन और कम हो जाएगा। मतलब कि NaCl ये चाहता है कि हमें 7 से या तो कम नंबर मिले या तो 7 से ज्यादा नंबर मिले। अगर 7 से कम नंबर मिलेगा तो भी मैं मस्त रहूंगा, अगर 7 से ज्यादा नंबर मिलेगा तो भी मैं मस्त रहूंगा। लेकिन कंडीशन भी है इसमें, तो वो कंडीशन भी बाद में बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? चीजें जो लिखी हुई हैं वो यहां पे ध्यान दीजिए। अच्छा, जब ये डिकम्पोज होता है ना, जब ये NaCl टूटता है, ये टूटता है, जब बिखरता है तो 2-3 चीजें बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोरेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड हमारा नमक होता है, तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट का कोई काम तो होता नहीं है, तो ये हमारे वेस्ट के फॉर्म में चले जाते हैं। और ये जब मान लीजिए कि अगर आपका ये डिग्रेड हो गया, कपड़े पर आपने किया, कपड़े पर कोई काम नहीं हुआ, सेल्फ कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, मान लीजिए कि आपने ऐसा सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया जो कि डिकम्पोज हो गया था, मतलब जो कि खराब हो गया था। अब खराब होने वाले से आप कपड़े पर ब्लीच कर रहे हैं, तो पहली तो ब्लीच नहीं होगा। अब ब्लीच होने के बाद ये सारे प्रोडक्ट उस कपड़े पे आ जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, सारे प्रोडक्ट कपड़े से बाहर भी निकल सकते हैं। आप धुल देंगे तो कपड़े से ये बाहर निकाल जाएंगे आसानी तरीके से। तो सेल्फ डिकम्पोजिशन समझ में आया क्या? सेल्फ डिकम्पोजिशन समझ में आया, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? अब थोड़ा सा एक बार मेरे को यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, इस वाले पोजीशन में ध्यान दो। यहां पर हीट निकल रही थी, जब हीट निकल रही थी इसका मतलब है कि जब हम ये बना रहे होंगे तो ये गर्म हो रहा होगा। जब ये गर्म हो रहा होगा तो गर्म होने पर ये जो है ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए एक इसमें टाइटेनियम का रॉड डालते हैं, टाइटेनियम का रॉड डालते हैं, जो कि इसको क्या करता है? ठंडा करता है। वो जो टाइटेनियम का रॉड होता है वो क्या करता है? इस प्रोसेस को ठंडा करता है। मतलब इसको जब बनाते हैं ना, तो बनाते हैं तो एक वेसल में बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? टाइटेनियम का रॉड डाल देते हैं। टाइटेनियम का रॉड क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? ठंडा करके रखता है। क्लियर? क्लियर है? ठंडा करके रखता है। ठंडा करके रखेगा तो हीट जनरेट जो होगी वो ठंडा हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी तो हमारा NaCl डैमेज नहीं होगा या डिकम्पोजिशन नहीं होगा। क्लियर? पहला। अच्छा, बेस्ट स्टोरेज कंडीशन क्या है? ये तो हमारा डिकम्पोज हो जाता है, इस कंडीशन पे डिकम्पोज हो जाता है। अगर आपको रखना है कि नहीं भाई हमारा NaOCl खराब ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले इसको जब भी रखिए, किस मीडियम में रखिए आप? अल्कलाइन मीडियम में। किस मीडियम में रखिए? अल्कलाइन मीडियम में। किस में रखेंगे बेटा? सॉरी अल्कलाइन मीडियम में। किस में रखेंगे? अल्कलाइन मीडियम में। ओके, अब अल्कलाइन मीडियम में हम क्यों रख रहे हैं? अल्कलाइन के लिए यहां पर जो यूज होता है, या तो आप कास्टिक यूज कर सकते हैं या फिर कास्टिक के साथ थोड़ा सा आप सोडा एस यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लीजिए, या तो कास्टिक और सोडा एस थोड़े थोड़े अमाउंट में, या तो कास्टिक, दोनों में से किसी का भी अल्कलाइन मीडियम यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्कलाइन मीडियम क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। यहां पर जब हम कास्टिक यूज कर रहे हैं, कास्टिक तो क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम हाइपोक्लोराइड बना दे रहा है, बट ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ डिकम्पोज कर रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं पीएच का गड़बड़ होगा तो सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा, कहीं कहीं टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं हुआ तो डिकम्पोज हो जाएगा, कहीं आपने पीएच इधर उधर कर दिया तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो अब ये अगर डिकम्पोज होता जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा सा और कास्टिक अपने मन से डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? ये तो हमारा थ्योरेटिकल लैंग्वेज हो गया। थ्योरेटिकल लैंग्वेज का मतलब कि अगर आपको 14 से 15% अवेलेबल क्लोरीन बनाना है हाइपोक्लोराइड का, तो आप क्या डालिए कि कास्टिक और क्लोरीन डालिए, बिल्कुल डालिए, लेकिन इस अमाउंट में डालिएगा। लेकिन अगर जब आप बना दिए, बनाने के बाद आप तो तुरंत उसको ब्लीच करेंगे नहीं, तो उसकी ब्लीच को करने के लिए आपको हो सकता है आपको 2 घंटे 3 घंटे लगे, 2 घंटे 3 घंटे बाद आप ब्लीच करें, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डैमेज होने लगेगी। थोड़ी सी क्या होने लगेगी? डैमेज। क्योंकि ये जब आप ना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। क्लियर? तो इसका जो अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये मेंटेन रखने के लिए हम थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में क्या डाल देते हैं? कास्टिक डाल देते हैं। कि कास्टिक डाल देते हैं। कास्टिक क्या काम करता है? एक तो पहले इसको मेंटेन करके रखेगा कि भाई तुम अगर थोड़ा सा बनोगे भी ना, थोड़ा सा अगर तुम गायब भी होगे तो हम तुम्हें बना देंगे फिर से। क्लियर? तो इसके लिए क्या रखते हैं हम? कास्टिक थोड़ा सा रखते हैं, या तो कास्टिक रख लीजिए या फिर कास्टिक या सोडा एस का मिक्सचर रख लीजिए। क्लियर? इसके मीडियम को बनाए रखने के लिए। ओके, आगे देखिए, टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। इसके स्टोरेज के टेम्परेचर लगभग 0.5 to 0.6
सॉरी, इसके जो टेम्परेचर है लगभग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रखिए, मतलब जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उतना ही इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी रहेगी। क्लियर, आगे बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन अबाउट 100 ग्राम पर लीटर ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। इसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो लगभग 1 लीटर, जो हमारा कंपाउंड है, मतलब जो हमारा कंपाउंड, मतलब समझ रहे हैं, जो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ले रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 लीटर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ले रहे हैं तो हमें कैपेसिटी इतनी बनानी है कि उसमें 100 ग्राम क्लोरीन रहे, क्योंकि क्लोरीन भी क्या होता है, बार बार रिटेंट होता है। रिटेंट होने का मतलब क्लोरीन भी निकलने की कोशिश करता है, भाई हम कहां से निकले, समझ में आ रहा है। तो अगर वो निकल भी रहा है तो 100 से हमारा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, चलेगा, लेकिन हमें मेंटेन कितना करके रखना है, 100 ग्राम पर लीटर। समझ में आया? इसकी जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है वो हमें कितना मेंटेन करके रखना है, 100 ग्राम पर लीटर रखना है। अब ये देखो, एक मैं बात बता दूं, ये जो अवेलेबल क्लोरीन है ना, जो हम बता रहे हैं ये अवेलेबल क्लोरीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन से। अगर अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, और नेसेंट ऑक्सीजन जितना ज्यादा डिकम्पोज करेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा ब्लीच उतना बढ़िया और उतना जल्दी होगा। क्लियर, यहां पे समझ में आएगा? ओके, आगे लिखा हुआ है अवे फ्रॉम सनलाइट। अवे फ्रॉम सनलाइट का मतलब है कि आपको अपने सोडियम हाइपोक्लोराइड को बहुत ज्यादा मतलब बचा के रखना है, किससे? सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट में पहले तो रेडिएशन होता है, दूसरा उसमें हीट होता है। तो हीट के साथ अभी आपको पढ़ाया गया कि हीट के साथ ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब खराब होने वाला। ये सारे पोर्शन खराब होने वाले, ये सारे पोर्शन आपको खराब होने से बचाने के लिए। क्लियर, ये हो गया आपका सनलाइट से आपको इसको बचा के रखना है। क्लियर, ओके। अब बात कर लेते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कि प्रोसेस कैसे करते हैं, ब्लीचिंग का प्रोसेस क्या है। तो ब्लीचिंग को अगर मान लीजिए आपको ब्लीचिंग प्रोसेस करना है तो अब मैं एक चीज और यहां पे बता दूं, ब्लीचिंग अल्कलाइन मीडियम में नहीं हो सकता, मतलब टोटली अल्कलाइन मीडियम में नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे NaOH डाल दिए तो हम पूरा अल्कलाइन मीडियम रख लें, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप ब्लीचिंग अल्कलाइन मीडियम में नहीं कर सकते। क्लियर, आपको मैक्सिमम जो pH जाना चाहिए वो लगभग 9 to 11 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये चीजों का ध्यान दीजिएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आप अगर कास्टिक यूज किए तो अगर आप जब ब्लीच कर रहे हो तो थोड़ा सा सोडा एश डाल सकते हैं, उसके अल्कलिनिटी को थोड़ा सा कम कर देगा। क्लियर, थोड़ी सी कम कर देगा। और ये जो हमारा जब ये जो अल्कलाइन मीडियम, मतलब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जब आप उसको बर्तन में निकालते हैं तो ये ऑक्सीजन मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिलेट करता है, रिएक्शन करता है, जिससे इसकी जो क्लोरीन होती है वो क्या होती है, हवा में उड़ती रहती है। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा ब्लीचिंग प्रोसेस में। तो हमारा ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस है, ब्लीचिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम अपना ब्लीचिंग एजेंट यूज करेंगे जो कि हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड है। इसका कितना यूज करेंगे, लगभग 2.5 to 3 ग्राम पर लीटर ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। मतलब ऐसा हम कंपाउंड यूज करेंगे जिसमें हमारा जो क्लोरीन की मात्रा है, जैसे हमारा 100 ग्राम पर लीटर क्लोरीन है तो इसका हम कितना लेंगे, 2.5 से 3 ग्राम ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। अब इसके पीएच को आपको रखना है 9 से 11। अब इसका पीएच को 9 से 11 रखना है। अब एक बात बताइए, अब आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 9 से 11 ही रखना है, 9 से 11 ही रखना है, क्यों आप बोल रहे हैं ऐसा 9 से 11 में रखूं? मैं 4.6 भी रख सकता हूं, मैं 4 भी रख सकता हूं, क्यों नहीं रखना ये समझ लीजिए। जब आप pH को 4.6 तक रखते हैं तो 4.6 या pH जब 4 या 5 के पास जाता है तो उस टाइम क्लोरीन बहुत तेजी से निकलता है। क्लोरीन बहुत तेजी से निकलता है तो ये जो क्लोरीन होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, तो ये जो क्लोरीन है ये हैलोजन है, तो ये जो क्लोरीन जब एटमॉस्फेयर में मिलता है तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्लोरीन बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और सुनिए, जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन जब निकलता है बहुत तेजी के साथ निकलेगा तो ये आपके कपड़े को भी डैमेज करता है, दूसरा आपके बर्तन को भी डैमेज करता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम इस टेम्परेचर के बजाय हम इस टेम्परेचर पे काम करेंगे। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लगभग मेंटेन होना चाहिए 9 to 11। क्लियर, और अगर आपको ये मेंटेन नहीं हो रहा है तो इसको मेंटेन करने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, मतलब सोडा एश का यूज कर सकते हैं। क्लियर, इसके टेम्परेचर को लगभग आपको 37 to 40 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। कितना रखना है, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पर अभी आप काम कर सकते हैं, इस पे रूम टेम्परेचर पर भी आप काम कर सकते हैं। टाइम आपको लगना है 2 से 3 घंटे। टाइम आपको कितना लगना है, 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। ये आपका ब्लीचिंग प्रोसेस है बाय द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैं मानता हूं वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, प्लस इंफॉर्मेशन तो पूरी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।